हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का एग्जाम जो होने वाला है, और इसके अलावा लेखपाल वीडियो, यूपी पैट यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए किस फैक्ट्री से डिब्बों की डिलीवरी की जाएगी? तो ये की जाएगी सावली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने साल 2021 के यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मंथली करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है, जैसे जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, IIT कानपुर किस देश के साथ मिलकर के बायोमेडिकल पर रिसर्च करेगा? तो ये डेनमार्क के साथ मिलकर के। अगला क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में N बीरेन सिंह को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो जो N बीरेन सिंह हैं इन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया? तो ये जो मिशन है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई? तो ये जो घोषणा है ये अमेरिका के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की? तो ये वृद्धि हुई है भारत में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर दक्षिण कोरियाई रानी हो का स्मारक पार्क बनकर के तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है दक्षिण कोरियाई रानी हो का स्मारक पार्क जो कि अयोध्या में बनकर के तैयार हुआ। रामनगरी से दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों का स्मारक रानी हो का पार्क बनकर के तैयार हो चुका है। रामनगरी के संत तुलसी घाट के निकट दो देशों के बीच भावनात्मक रिश्ते के प्रतीक इस पार्क को आकार प्रदान करने में करीब 3 वर्ष लगे हैं। यानी दोस्तों, पिछले 3 सालों से इस पर जो है काम वो जारी है। नवंबर 2018 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जोंग सुक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से इसका शिलान्यास किया था। यानी 2018 में इस पार्क का शिलान्यास किया गया था। ये जो पार्क है ये भारत और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का नया अध्याय बनकर के साकार हुआ है। तो दोस्तों, यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दक्षिण कोरियाई किस रानी का स्मारक पार्क बनकर के तैयार हुआ, तो नाम ध्यान रखना है रानी हो। इनका नाम है रानी हो। तो इनका जो स्मारक है ये बनकर के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT के प्रोफेसर अरुण शुक्ला खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना पर सम्मानित हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर के।
जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स की संरचना, कार्य व मॉड्यूलेशन क्षेत्र में शोध कार्य करने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के बायोलॉजिस्ट और प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले दिनों यह पुरस्कार आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर ए.के. चतुर्वेदी ने दिया। प्रोफेसर अरुण ने 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर हैं और जो बायोलॉजिस्ट हैं अरुण कुमार शुक्ला, इन्हें विज्ञान का प्रतिष्ठित खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा वर्ड है? खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कहां पर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अकबरपुर में। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में, वर्तमान में अंबेडकर नगर जनपद, अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों जो राम मनोहर लोहिया हैं, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो अच्छे से ध्यान रखना है, 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में। लेकिन वर्तमान में ये जो अकबरपुर है ये कहां पर पड़ता है? तो वर्तमान में ये अंबेडकर नगर में पड़ता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को हुआ। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, प्रखर चिंतक थे, इसके अलावा समाजवादी राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेकों विषयों पर अपने विचार, लेख एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किए। उनकी कुछ रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तो अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति, कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनहगार और मार्क्सवाद और समाजवाद, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और दोस्तों अभी जो राम मनोहर लोहिया है, इनका जन्म दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 23 मार्च को इनका जो जन्म दिवस है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च 2022 को कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरे कार्यकाल का अवसर दिया जा रहा है। दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री ये बनेंगे पुष्कर सिंह धामी, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था। और जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी लॉ में LLB की डिग्री हासिल की है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पुष्कर सिंह धामी ये दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरे कार्यकाल का अवसर दिया जा रहा है। तो इस वजह से इनका जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है। और दोस्तों जो हरियाणा है ये उत्तराखंड और हरियाणा के बीच में यमुना नदी है। यमुना नदी के माध्यम से ये जो उत्तराखंड है ये हरियाणा से जुड़ता है। तो ये तो राज्य हैं भारत के जिनकी सीमा को उत्तराखंड साझा करता है। इसके अलावा अगर देशों की बात की जाए तो नेपाल और चीन ये देश हैं जिनकी सीमा को उत्तराखंड जो है साझा करता है। दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात की जाए कि देहरादून इसकी कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं और फिर से पुष्कर सिंह धामी ही इसके चीफ मिनिस्टर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। इसके गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों उत्तराखंड में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं और इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ध्यान रखना है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि कहां पर हैं? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, 28 मार्च को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं,
ये हैं प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह 28 मार्च 2022 को होगा। प्रमोद सावंत का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूरा नाम यहाँ पर दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमोद सावंत का पूरा नाम है प्रमोद पांडुरंग सावंत। 3 बार की विधायक सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। हाल ही में गोवा के हुए चुनाव में भाजपा को 20 सीटें मिली। उसे बहुमत के लिए केवल 1 सदस्य का समर्थन चाहिए था। प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों के समर्थन से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी हैं। तो दोस्तों, गोवा में अभी चुनाव हुए तो उसमें जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, इसे 20 सीटें मिली और बहुमत के लिए केवल 1 सीट की आवश्यकता थी। तो जिसके लिए जो प्रमोद सावंत हैं, इन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन लिया और इस वजह से ये जो है अपनी सरकार वहां पर बना रहे हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो 28 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होंगे और दूसरी बार ये गोवा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब दोस्तों, यहां पर गोवा की बात है तो गोवा की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे ये है मैप में गोवा। गोवा किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो यहां पर है महाराष्ट्र और यहां पर है कर्नाटक। 2 राज्य हैं जिनकी सीमा को गोवा साझा करता है। दोस्तों, गोवा की कैपिटल क्या है? तो पणजी गोवा की कैपिटल है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रमोद सावंत, और फिर से यही बनेंगे। गोवा के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर हैं। दोस्तों, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। और दोस्तों, गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो भगवान महावीर स्वामी मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में स्थित है। इसके अलावा गोवा से आपको क्या ध्यान रखना है? तो गोवा से संबंधित आपको यह ध्यान रखना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है गोवा। दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। और इसके अलावा अगर पूछा है कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा राज्य, तो उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला तेज गेंदबाज 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झूलन गोस्वामी। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं तेज गेंदबाज महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 19 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही 39 वर्षीय झूलन ने यह उपलब्धि हासिल की है। भारतीय महिला कप्तान मिताली राज 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं और वह अब 230 वनडे मैच खेल चुकी हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर बात की जाए कि पहली महिला खिलाड़ी 200 वनडे मैच खेलने वाली कौन सी हैं, तो वो हैं मिताली राज। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो मिताली राज जो है 230 वनडे मैच खेल चुकी हैं। वहीं अगर दूसरी महिला की बात की जाए तो ये बन गई हैं झूलन गोस्वामी, 200 वनडे मैच खेलने वाली। दोस्तों, झूलन गोस्वामी से संबंधित आपको और भी ध्यान रखना है, इन्होंने और भी कई सारे रिकॉर्ड बनाए। कौन कौन से ध्यान रखना है? तो विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला कौन है? झूलन गोस्वामी। यहां पर आपको ध्यान रखना है, विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है? झूलन गोस्वामी। और कितने विकेट? तो ध्यान रखना है 40 विकेट लेने वाली। और वर्तमान में जो इनके विकेट हैं वो 41 हो चुके हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि विश्व कप में 40 विकेट से अधिक लेने वाली कौन सी महिला खिलाड़ी हैं, तो ये हैं झूलन गोस्वामी। और दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखना है कि वनडे में 250 विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी, तो ये भी है झूलन गोस्वामी। विश्व कप में, इसके अलावा वनडे में इन्होंने 250 विकेट लिए। तो 250 विकेट लेने वाली वनडे में ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो ये चीजें ध्यान आपको रखनी है। और जो झूलन गोस्वामी है ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो नादिया, पश्चिम बंगाल की ये रहने वाली हैं। तो दोनों रिकॉर्ड ध्यान रखना है। विश्व कप में सर्वाधिक विकेट इनके 41 हो चुके हैं और वनडे में 250। अगला क्वेश्चन है,
किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया? तो ये विकसित किया है चीन ने। चीन देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया। चीन ने सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को विकसित किया है जो कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट करने में सक्षम है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित की जो कि 5 मेगावाट की KA बैंड की तरंग पैदा करती है। तो यहां पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश ने अभी हाल ही में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया, तो ये किया है चीन ने। दोस्तों चीन की अगर बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहां शुरू हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 शुरू हुई। सीनियर पुरुष और महिला वर्ग के साथ साथ युवा और जूनियर वर्ग के लिए सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 19 मार्च से 31 मार्च आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहां पर शुरू हुई, तो ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में ये शुरू की गई है जो कि 19 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान देश के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं। वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मिले। भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच इस उपलक्ष्य में जापान की तरफ से भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों अभी जो है जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, ये भारत की यात्रा पर आए हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मिले और इस यात्रा के दौरान भारत और जापान जो है 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी जो जापान है वो भारत में निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये किसने प्राप्त किया? तो उनकी बेटियां कृतिका और तारणी ने ये जो पुरस्कार है ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से प्राप्त किया। दोस्तों जो भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत, ये दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी और इनके साथ साथ इनकी पत्नी समेत 12 लोगों की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के पहले CDS थे इन्हें जो है मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण। और दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि जो भारत के पहले CDS थे इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु के कन्नूर में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दोस्तों इस बार अगर बात की जाए कि पद्म पुरस्कारों की, पद्म पुरस्कार जो है 26 जनवरी 2022 को घोषणा की गई थी पद्म पुरस्कारों की और अभी जो है 21 मार्च को किस डेट को ध्यान रखना है? 21 मार्च को पद्म पुरस्कार जो है प्रदान किए गए और कुछ पद्म पुरस्कार जो है वो दूसरे समारोह में प्रदान किए जाएंगे और वो कब होगा? तो वो होगा 28 मार्च को। अब दोस्तों इस साल अगर बात की जाए कि 2022 में पद्म पुरस्कारों में अगर बात की जाए कि पद्म विभूषण जो है कितने दिए जाएंगे? तो 4 पद्म विभूषण दिए जाएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण कितने दिए जाएंगे 2022 में? तो 4 पद्म विभूषण। पद्म भूषण कितने दिए जाएंगे? तो यहां पर ध्यान रखना है पद्म भूषण की संख्या है 17 और पद्मश्री कितने दिए जाएंगे? तो पद्मश्री दिए जाएंगे 107। तो 2022 में ये पद्म पुरस्कार हैं जो कि दिए जाएंगे 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री और कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो कितने दिए जाएंगे?
तो 128 यानी 128 कुल पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे 2022 में। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 23 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसका ऑडियो रिवीजन आप खबरी ऐप पर कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन ऑन खबरी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्विज़र, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। तो इस तरह से डेली रिवीजन जो है ऑडियो रिवीजन आप आराम से सुन सकते हैं। तो ये है कल का क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा वो था फिनलैंड, और जो हमारा देश भारत है ये 136वें स्थान पर रहा, और जो अफगानिस्तान है ये सबसे अंतिम पायदान पर रहा। और इसका जो आंसर है लगभग सभी स्टूडेंट ने सही दिया, और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक एक पारी में 50 से ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की? ऑप्शन नंबर ए झूलन गोस्वामी, बी है मिताली राज, सी है स्मृति मंधाना और डी है शेफाली वर्मा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।